Shall we start? Kinjal? Yes, Bhaviji, started. Okay. मुंबई महिला मंडल के निर्देशन में आज मुंबई कन्या मंडल द्वारा कंट्रोल जेड इन रियल लाइफ, सबसे पहले आप सभी का स्वागत करती हूँ। और बिना किसी भूमिका के ये 7 से 8 दिन की जो हमारी ये कार्यशाला चलेगी, इसमें मेरा आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आपको ज्यादा से ज्यादा कन्याओं को इसमें जुड़ना है। और आज यदि कोई नहीं भी जुड़ पाया है तो लिंक भेज दी जाएगी और आगे आप पूरा प्रयास करें कि आप स्वयं भी जुड़े और अपने फैमिली मेंबर्स को भी साथ में इससे अवश्य जोड़े। बिग थैंक यू एंड आभार व्यक्त करना चाहूंगी हमारे आज के स्पीकर जो हमारे इस क्रम से हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने हमें स्वीकृति प्रदान की अपना एक समय देकर। हमारे श्रीमान सुधांशु जी, आपका बहुत बहुत आभार। गर्ल्स 7 to 8 डेज की ये कार्यशाला रहेगी एंड इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज यदि आपका कोई दिन मिस भी हो जाता है तो आप नेक्स्ट डे उसे ब्लैंक ना छोड़े, उसकी लिंक मिल जाएगी आपको। आप इससे अवश्य जुड़े और ज्यादा से ज्यादा कन्याओं को जोड़े इससे। अगले इसमें मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी मुंबई महिला मंडल के अध्यक्षा रचना जी किरण, जिनका निर्देशन हमारे साथ हमेशा समय से समय पर हमें मिलता रहा है। सो थैंक यू सो मच एंड रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, विनम्र अनुरोध करना चाहूंगी रचना जी से 2 शब्दों के लिए। एंड उसके तुरंत बाद गर्ल्स हम समय पर ये क्लास शुरू करेंगे और समय पर ठीक इसे समापन भी करेंगे बिना किसी भूमिका के। सो जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच। सभी से सादर जय जिनेंद्र। कन्या मंडल, मुंबई कन्या मंडल के लिए मैं कहना चाहूंगी, वो जो भी गतिविधि कर रही है वो आध्यात्मिकता से ओतप्रोत है। चाहे इनका स्वस्तिकोत्सव ले लो या कंट्रोल जेड, जिस कार्यशाला का चिंतन इनके विचार इनके मन में आया, डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छा विचार है। और प्रतिक्रमण क्यों करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, प्रतिक्रमण करने से क्या होता है, क्या बेनिफिट्स होते हैं, इन सब की जानकारी अगर कन्या मंडल को मिलती है तो डेफिनेटली उनके जीवन में परिवर्तन आ सकता है और प्रतिक्रमण की महत्वता को वो समझ सकते हैं। आज के इस लाइफस्टाइल में जब हम सब गैजेट्स में उलझे हुए हैं, गैजेट्स में हमारी लाइफ इतनी बिजी है, स्टडीज है, ऑफिस है, एवरीथिंग इज देयर, बट स्टिल आवर कन्या मंडल इज डूइंग सुपर्ब वर्क एंड रियली वी प्राउड ऑफ यू गर्ल्स। और जूली जी, नूतन जी, किंजल, जिज्ञा, काजल और इनकी पूरी टीम डेफिनेटली एक सही राह में, सही दिशा में अपने चरणों को गतिमान कर रही है, क्योंकि उनका भी लक्ष्य है 2023 गुरुदेव जब मुंबई पधारेंगे तब कन्या मंडल भी क्या गुरु चरणों में भेंट करे। इस तरह के उपक्रम आपके आध्यात्मिक जीवन को और गति देंगे, ऐसी शुभकामना हम आपको मुंबई महिला मंडल की तरफ से और मेरी स्वयं की तरफ से प्रेषित करती हूँ। और डेफिनेटली जिनका आपने चयन किया है, जो ये क्लास लेने वाले हैं सुधांशु जी, उनके प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं कि समय समय पर वो इस तरह की क्लासेस लेकर के हम सबको प्रेरणा देते हैं। और हर चीज की जानकारी उनके पास इतनी है कि हम उनसे जितना ले उतना कम है। तो सुधांशु जी के प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं। एंड गर्ल्स, आई वुड लाइक टू से कि आप जो भी सीखें उसे अपने लाइफ में भी अप्लाई करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। हम आपको बहुत बहुत शुभकामना प्रेषित करते हैं और ज्यादा से ज्यादा गर्ल्स इससे जुड़े। आज जो नहीं जुड़े हैं, आज जितनी गर्ल्स जुड़ी है वो और गर्ल्स को भी मोटिवेट करें, इंस्पायर करें कि आपको इस प्रतिक्रमण कार्यशाला से जुड़ना। ये हार्डली एक वीक की वर्कशॉप है और आपके जीवन में ये क्या परिवर्तन ला सकता है, यह आप ये क्लास ज्वाइन करने के बाद ही समझ सकते हैं। तो once again, all the best to you and all teammates and all the girls joining this workshop. And thanks to Sudhanshu ji for taking these classes. Thank you. Om Arham. Thank you so much, Bhabhi. Continue.
Should I start? जी पन्नगेचे सुरेंद्रेचे कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः। आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन, पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में वंदन और यहाँ उपस्थित सभी संभागियों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा रचना जी, जूली जी और कन्या मंडल की पूरी टीम को कि आपने मुझे ये अवसर दिया कि एटलीस्ट मैं आपके साथ में 1-to-1 टॉक कर पा रहा हूं और ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। लेट्स बिगिन द कार्यशाला कंट्रोल जेड इन रियल लाइफ। आई थिंक आप लोगों में से बहुत से लोगों को कंट्रोल जेड की फंक्शनलिटी तो पता ही होगी। जब हम कंप्यूटर में कोई भी एप्लीकेशन रन करते हैं, चाहे वर्ड में काम करें, एक्सेल में करें या कोई कोडिंग करें, वहां कहीं भी हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है, कुछ रॉन्ग टाइप हो जाता है, तो हम उसको अंडू कर सकते हैं यूजिंग कंट्रोल जेड। तो ये एक बहुत ब्यूटीफुल फीचर है जो टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस है। वो डेफिनेटली इसका एडवांटेज जानते ही होंगे। और कुछ साल पहले, बिकॉज आई एम ऑल्सो ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो मैंने जब अपना करियर शुरू किया उस समय ये फंक्शन हमारे पास नहीं था। वी डोंट हैव दिस फैसिलिटी कंट्रोल जेड। तब हमें बहुत मुश्किल होती थी, बहुत सोच समझ के काम करना होता था और बहुत डरते डरते काम करते थे। अब आज तो क्या हो गया, इतना आसान हो गया है, कुछ भी काम करना है बिंदास करो, कुछ प्रॉब्लम आएगी अंडू कर लेंगे। तो ये अंडू वाली फैसिलिटी बहुत लाइफ को इजी बना देती है। लेकिन कल्पना करिए कहीं हमारे रियल लाइफ में भी अगर ये फंक्शन मिल जाए हमें, हमसे व्यवहार में, कोई बातचीत में या कोई भी कार्य करने में अगर कोई मिस्टेक हो जाए और हम उस मिस्टेक को रेक्टिफाई कर लें तो कितना अच्छा हो जाए। लेकिन वास्तविक लाइफ में तो ऐसा होता नहीं है। हम कोई चीज कर लेते हैं तो वो बीत गया तो बीत गया, हम उसको बदल नहीं पाते हैं। लेकिन कुछ एरियाज में रियल लाइफ में भी कंट्रोल जेड फंक्शनलिटी काम कर सकती है। इसी बात को समझने के लिए इस कार्यशाला में हम अगले 7 दिनों तक इस बात को अलग अलग एंगल से समझेंगे कि कैसे हम अपनी की गई गलतियों को रिवर्स कर सकें। देखिए, अगर हम ऐसा कुछ हो जाए कि लाइफ में कोई भी काम हम करें और उसको फिर से अंडू न कर सके, रिवर्स न कर सके, तो ऑलवेज एक फियर रहेगा, हम बहुत डर डर के काम करेंगे। लेकिन अगर ये फैसिलिटी मिल जाए तो कितना इजी हो जाता है। रियल लाइफ में भी हम बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी काम कर पाएंगे और यही कॉन्फिडेंस हमारी लाइफ में हमें लाना है। तो आप सब समझ ही गए होंगे कि ये कंट्रोल जेड की जो फंक्शनलिटी है हमें रियल लाइफ में कैसे मिलेगी, प्रतिक्रमण के द्वारा। प्रतिक्रमण ये एक शब्द है, इस शब्द को पहले हम समझते हैं। क्रम, क्रम का मतलब होता है सीरियल। कोई भी काम जब सीरियल से होता है तो वो क्रम कहलाता है और क्रमण मतलब क्रम से करने वाला। तो कोई भी एक सीरियल में कोई चीज है, मतलब 1 by 1 कोई टास्क अगर कर रहे हैं तो वो क्रमण हो जाएगा। और उसके आगे अगर हमने प्रति शब्द लगा दिया, प्रति उपसर्ग अगर लग जाता है तो उसका मतलब होता है नेगेटिव वर्ड हो गया। जैसे अनुकूल के अगेंस्ट वर्ड होता है प्रतिकूल, प्रतिलोम। तो इसी तरह से ये प्रतिक्रमण जब शब्द लगता है उसका मतलब ये होता है कि जो काम सीरीज में चल रही थी उसके विपरीत डायरेक्शन में जाना, मतलब उसका रिवर्स करना, पीछे जाना, पास्ट में जाना। हम पहले स्टेप से दूसरे पे जाएंगे, तीसरे पे जाएंगे। अब अगर रिवर्स करना हो तो क्या होगा, फिर से तीसरे से दूसरे पे, दूसरे से पहले पे। तो ये जो रिवर्सल का प्रोसेस है, ये प्रतिक्रमण अपने नाम में ही पूरा समाहित है। अब यहां पर 4 प्रश्न आते हैं। प्रतिक्रमण किसे करना चाहिए, प्रतिक्रमण क्यों करें, प्रतिक्रमण कब करें और प्रतिक्रमण कैसे करें। इन 4 प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए, समझने के लिए आई थिंक हमें कुछ समय निकालना पड़ेगा और इस कार्यशाला के दौरान इन्हीं 4 प्रश्नों को हम खोजने का प्रयास करेंगे, इनका उत्तर ढूंढेंगे। तो पहला प्रश्न है प्रतिक्रमण किसे करना चाहिए। आप सब यहाँ काफी संख्या में, आई थिंक मोर देन 200 लोग ऑनलाइन अभी जूम पर हैं। तो यहाँ मैं इंटरेक्शन अगर करूंगा तो बहुत सारे हैंड रेज होंगे, तो दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो आज के लिए हम बहुत ज्यादा हैंड रेज का काम तो नहीं करेंगे, बट कल से मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि एटलीस्ट हम प्रतिदिन 10 व्यक्तियों को निर्धारित करेंगे और हर एरिया से एक एक। तो ये टास्क क्या पहले से जब डिसाइड होगा तो चयन हो जाएगा
तो 10 पार्टिसिपेंट्स जिनको हम अनम्यूट रखेंगे पूरी कार्यशाला में, और उनसे बीच में इंटरेक्शन होगा, और जिन 10 लोगों के साथ एक दिन इंटरेक्शन होगा उसके नेक्स्ट डे और कोई 10 लोग रहेंगे, तो सबको एक चांस मिलेगा और हर एरिया से एक एक पार्टिसिपेंट एटलीस्ट आ जाए, ऐसा हम प्रयास करेंगे। तो आज के लिए तो आई थिंक थोड़ा सा इंटरेक्शन हम कम ही करेंगे, और समय की भी एक लिमिट होगी। 10:30 मतलब 10:30 हम लोग एग्जैक्टली 10:30 पर इसको समाहित भी करने का प्रयास करेंगे। सो एटलीस्ट आपको 10 से 10:30 बजे तक एग्जैक्टली उसमें रहना ही है। आप 9:30 से ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप स्टार्ट हो जाएगा, जूम का लिंक खुल जाएगा, बट ठीक 10 बजे सेशन प्रारंभ होगा और 10:30 पर वाइंड अप होगा। तो उसी ड्यूरेशन में हम जितना जैसा समय की अनुकूलता हो वैसे ही हम काम करेंगे, एंड आवर टारगेट इज 7 डेज। तो आज हम सबसे पहले ये समझने का प्रयास करेंगे कि प्रतिक्रमण किसे करना चाहिए, हु इज एलिजिबल टू डू प्रतिक्रमण। क्या यहाँ जो उपस्थित है उनमें से सभी व्यक्ति प्रतिक्रमण के लिए एलिजिबल हैं? अब मैं यहाँ प्रश्न तो नहीं पूछूंगा, मैं उत्तर भी मैं ही देना चाहूंगा, क्योंकि आज हमने वो इंटरैक्टिव सेशन वाला सिस्टम नहीं रखा है। तो ज्यादातर मुझे लगता है आंसर हैंड रेज में यस ही आने वाला है कि हाँ हम एलिजिबल है, हम प्रतिक्रमण करते हैं, ये हमें करना चाहिए। व्हाटएवर इज योर ओपिनियन। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो शायद न करते हो रेगुलरली, या बहुत कम रेयरली कभी संवत्सरी पे करते हैं। कुछ ऐसे भी हो सकते हो जो कभी ना करते हो, एंड कुछ शायद फ्रिक्वेंटली करते हो, पक्की प्रतिक्रमण भी करते होंगे। तो आप सबको ऐसा तो लगता ही होगा कि यू ऑल आर एलिजिबल टू डू प्रतिक्रमण, राइट? बट मेरी ओपिनियन थोड़ी डिफरेंट है। मुझे लगता है आप में से बहुत कम व्यक्ति ही एलिजिबल हैं। क्यों? इतनी बड़ी बात कैसे मैं कह रहा हूँ? हम तो हर बार संवत्सरी पर प्रतिक्रमण करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 2 क्राइटेरिया आते हैं। एक होते हैं साधु और दूसरे श्रावक। तो जो साधु होते हैं, साधु में साध्वियां भी समाहित हैं, वो प्रतिक्रमण करने के लिए योग्य माने जाते हैं, लेकिन उनका प्रतिक्रमण डिफरेंट होता है। साधुओं का एक अलग प्रतिक्रमण होता है। आप लोगों में से अगर कोई दीक्षा लेने की इच्छा रखते हैं ना, तो ये ध्यान रखना, जब आपको दीक्षा की परमिशन मिल जाएगी तो सबसे पहला टास्क आपको यही बताया जाएगा कि आप साधु प्रतिक्रमण अब लर्न कर सकते हैं। इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम आवर नॉर्मल प्रतिक्रमण। तो वो तो एक अलग एक्स्ट्रा चीज है। आप में से शायद कुछ तैयार हो भी जाएंगे तो उनके लिए ही है वो, तो उनको हम अलग से भी करवा देंगे। यहाँ अभी हम श्रावक प्रतिक्रमण की बात करते हैं। तो पहली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गई साधु जो प्रतिक्रमण कर सकते हैं। यहाँ पे योग्यता की बात है, किसे अलाउड है प्रतिक्रमण करने की योग्यता, हु इज एलिजिबल। तो साधु तो एलिजिबल है और उनके लिए कंपल्सरी भी है। और उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ट्वाइस इन ए डे, सुबह और शाम। मॉर्निंग में सनराइज होता है, उससे पूर्व 48 मिनट में उन्हें प्रतिक्रमण करना होता है कंपल्सरीली, और सेम शाम को भी सनसेट के बाद 48 मिनट के अंदर अंदर उन्हें अपना इवनिंग वाला प्रतिक्रमण पूरा करना होता है। तो ये फ्रीक्वेंसी में साधुओं को प्रतिदिन 2 बार करना ही होता है। इट्स अ कंपल्सरी रूल। अब दूसरे प्रतिक्रमण की बात करते हैं हम, श्रावक प्रतिक्रमण। ये किसके लिए होता है? श्रावकों के लिए होता है। एंड हु इज श्रावक? आप लोगों में से सभी श्रावक है क्या? मोस्टली सबका आंसर यस होगा। तो अगर आप श्रावक हैं तो हु इज श्रावक पहले हम उसे समझते हैं। एक तो हम सो कॉल्ड हम कहते हैं कि हम श्रावक है, दैट इज नॉट सफिशिएंट। वास्तव में श्रावक कौन होता है? उसके लिए 2 क्वालिफिकेशन है, 2 उनके लिए चीजें अनिवार्य है। वो अगर हम में हैं तो हम श्रावक हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है? कि वी शुड बी सम्यक दृष्टि। हम में सम्यक्त्व होना चाहिए। सम्यक्त्व इज वेरी बिग थिंग। आपने सुना होगा सम्यक्त्व के बारे में। और अगर कोई भी व्यक्ति कहे कि मैं श्रावक हूं, दैट मीन्स वो सम्यक्त्वी होगा ही होगा। अगर उसमें सम्यक्त्व नहीं तो वो श्रावक भी नहीं। ये प्राइमरी कंडीशन है। और सम्यक्त्व क्या होता है, कैसे सम्यक्त्व को पाया जाता है, थोड़ा सा हम समझते हैं। बिकॉज बेसिक क्राइटेरिया, अगर प्रतिक्रमण की एलिजिबिलिटी चाहिए तो सम्यक दृष्टि पहले बनना पड़ेगा। तो हम पहले समझ लें होता क्या है ये सम्यक दृष्टि होना या सम्यक्त्व को पाना। सम्यक्त्व का मतलब ये होता है कि ऐसी हमारे में क्वालिटी आ जाए जिससे हम सही को सही समझे, गलत को गलत समझे। बस बहुत सिंपल चीज है। जो जैसा है उसे वैसा समझे। ऊपर अगर फैन चल रहा है, हम उस फैन को फ्रीज समझ रहे हैं ना, दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग। मतलब हमारे कॉन्सेप्ट गलत है, हमारी सोच गलत है, हमारी थिंकिंग गलत है, हमें सही ज्ञान ही नहीं है। तो वी शुड हैव द राइट नॉलेज एंड राइट कॉन्सेप्ट। हमारी सोच सही होनी चाहिए, हमारे कॉन्सेप्ट सही होने चाहिए। जो चीज जैसी उसे वैसे समझे। हम कौन है? हम एक आत्मा है, हम एक चेतना युक्त हम जीव हैं। ये समझ हमें होनी चाहिए। अगर हम अपने आप को अजीव मानने लगे या कोई भी
जैसे अजीव वस्तु होती है उसको हम चेतना मान ले, जीव मान ले, तो वहां हमारा सम्यक तो चला जाएगा, वी विल बी मिथ्या दृष्टि। तो ऐसे देखा जाए तो बहुत सिंपल है, कोई भी इंटेलिजेंट व्यक्ति सही को सही मानता है, गलत को गलत मानता है। व्हाट इज बिग थिंग? बट बिग थिंग ये है कि बहुत सारे अननोन फैक्ट्स है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है, तो उन्हें हम कैसे पता करें? दैट इज अवेलेबल इन आवर आगम। तो अब आगम पढ़ना तो देखिए बहुत कठिन कार्य, वैसे रचना जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई, 11 आगम का स्वाध्याय तो वो ऑनलाइन करवा रहे हैं। गुरुदेव पधारेंगे उससे पहले पहले कंप्लीट हो जाएगा, एंड ऑल द लिंक्स आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब ऑल्सो। तो जिन्हें पढ़ने की रुचि है वो आगम पढ़ सकते हैं, बट इतना समय नहीं मिलता है। तो व्हाट इज द शॉर्टकट? शॉर्टकट इतना ही है कि धर्म की जो बेसिक बातें होती है, जो हमें साधु साध्वियों से सुनने को मिलती है, प्रवचन आदि में हम सुनते हैं, उतना हम समझ लें। कम से कम 9 तत्वों के बारे में हम जान लें, जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। आई थिंक ये बेसिक नॉलेज तो सबको हो गई। हम इतना समझ लें कि हम जीव है और हमें मोक्ष जाना है, दैट इज आवर टारगेट। और उसके बीच में एक टास्क ये होता है कि कर्म आत्मा से चिपक रहे हैं आश्रव के कारण, और हमें संवर और निर्जरा के द्वारा उन कर्मों को रोकना है, और जो कर्म आत्मा के चिपके हुए उन्हें बाहर फेंकना है। दैट इज द सिंपल टास्क। और एक दिन ऐसा हो जाएगा जब हम सारे कर्मों से मुक्त होकर के मोक्ष चले जाएंगे। बस इतना सा कॉन्सेप्ट अगर हम समझ लें तो मान लीजिए कि हमें धर्म का सार मिल गया, और हम सम्यक दृष्टि भी बन सकते हैं। और ये सारी बातें हमें मिलती हैं अच्छी अच्छी धार्मिक बुक्स में, और ये हमें प्रोवाइड की है भगवान महावीर ने। इसलिए हम भगवान महावीर को देव मानते हैं, और वर्तमान में वो नहीं है, ही ऑलरेडी डेड। तो फिर अभी कौन हमें बताएगा? आचार्य महाश्रमण जी, जो हमारे गुरु हैं, वो हमें मार्गदर्शन देते हैं। और जो धर्म की बातें हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, जिससे हमारा जीवन परिवर्तित होगा और हम आत्मा से परमात्मा बनेंगे, वो सारे टास्क उस जिस धर्म से मिलते हैं। तो ये 3 बातें हो गई, देव, गुरु और धर्म। इन तीनों पर अगर हमारा ट्रस्ट है, उन पर हमारी श्रद्धा है, तो मान लीजिए हम सम्यक दृष्टि हैं। सो इट्स वेरी सिंपल टास्क। सम्यक दृष्टि बनना इतना मुश्किल भी नहीं है, बस थोड़ा सा हमें विश्वास रखना पड़ेगा अपने आगमों पर, भगवान की वाणी पर, भगवान महावीर पर विश्वास कर लें, आचार्य महाश्रमण जी की बातों पे हम ट्रस्ट करना सीख गए, तो हम एक दृष्टि से सम्यक भी बन सकते हैं। तो फर्स्ट टास्क क्या हुआ हमारा? हमें सम्यक दृष्टि बनना है। अब सेकंड चीज, श्रावक बनना है। वैसे सम्यक दृष्टि इज वेरी बिग टॉपिक, इसके बारे में अगर हमें और समय मिलेगा तो थोड़ी सी चर्चा और करेंगे। अगर किसी के मन में ये जिज्ञासा आई कि क्या मैं सम्यक दृष्टि हूँ, क्या मुझ में सम्यक्त्व है, हाउ टू फाइंड आउट, हु विल टेल, क्या आचार्य महाश्रमण जी के पास जाकर हम उनसे पूछेंगे तो क्या वो हमें बता पाएंगे कि वेदर आई एम ए सम्यक्त्वी और नॉट? या कोई साधु साध्वी, कोई बहुश्रुत मुनिश्री महेंद्र कुमार जी स्वामी यहाँ विराजे हुए चैम्बूर में चातुर्मास से, क्या हम उनसे पूछें, वो बता पाएंगे? तो इस तरह की कुछ क्वेरीज अगर हमारी आएगी तो उस पर हम और अधिक चर्चा कर सकेंगे। फिलहाल मैं इस टॉपिक से थोड़ा आगे बढ़ना चाहूंगा। वैसे हमारा जो समय रहेगा 10:30 तक का है, उसमें 5 मिनट, लास्ट 5 मिनट्स विल बी फॉर जिज्ञासा समाधान। वो क्रम आज भी चलेगा, और मेरी इच्छा रहे कि नियमित रूप से हम करें। अगर जिज्ञासाएं अधिक रही तो कुछ और व्यवस्था हो सके, मीन्स मे बी वी विल स्टार्ट लिटिल अर्ली। तो फिलहाल आज के लिए तो 10:25 पर जिज्ञासाओं का क्रम शुरू होगा। अभी 7 मिनट और शेष है, मैं आगे बढ़ाता हूं अपनी बात को। तो पहली एलिजिबिलिटी हमने की कि हम सम्यक दृष्टि बने, ये श्रावक प्रतिक्रमण के संबंध में है। साधु प्रतिक्रमण अगर करना है तो फिर दीक्षा लेनी होगी, तो वो डिफरेंट टास्क है, जिसे उसमें भी रुचि हो वो अलग से क्वेरी कर सकते हैं। अब दूसरी क्राइटेरिया क्या है? सम्यक दृष्टि के साथ साथ वी मस्ट बी व्रती, मतलब हमें व्रत लेना होगा। व्रत कैसे लेते हैं? एक तो उपवास आदि करते हैं, उसको भी हम बोलते हैं फास्ट करते हैं। व्रत लेते हैं, एकाशन करते हैं ना, कई व्यक्ति एक टाइम खाना खाते हैं, उसके साथ में पूरे दिन भर फ्रूट जूस वगैरह वो सब तो चलता है, जो हिंदू धर्म का व्रत होता है उसे भी व्रत कहा जाता है। बट यहाँ जो व्रत है ना वो डिफरेंट है। यहाँ व्रत का मतलब त्याग है। हम कुछ नियम लें, कुछ संकल्प लें, कुछ त्याग लें। जीवन में अगर हमने कभी कोई त्याग किया है, कोई व्रत किया है, देन ओनली वी कैन बी अ श्रावक। श्रावक बनने के लिए ये बहुत आवश्यक है, हमें कोई ना कोई व्रत करना आवश्यक है, कंपल्सरी कंडीशन है। कोई व्यक्ति अगर कह दे कि मैं सम्यक दृष्टि हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, सब कुछ मानता हूं, बट आई कांट डू एनी व्रत, मैं नवकारसी भी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि नवकारसी भी करना इतना आसान नहीं है। रात को 12 बजे से लेकर के सुबह सूर्योदय के बाद 48 मिनट तक तो चौविहार करना है। चलो मॉर्निंग की तो इतनी दिक्कत नहीं, उससे पहले उठते ही नहीं है, लेकिन रात को 12 बजे तक सोता कौन है? तो रात को तो भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है।
थोड़ा सा टफ हो जाता है। अगर हम जल्दी खाना खा लें, एटलीस्ट 10 बजे से पहले खाना खाएं, तो शायद पॉसिबल है कि 12 बजे बाद चौविहार कर सकें। तो ये नवकार्स जो सबसे छोटा तप माना जाता है, उसमें भी उतना करना होता है। और सेकेंडली, जिस दिन नवकार्सी किया उस दिन रात को भी त्याग करने होंगे। मतलब एक दिन पहले तो हमने 12 बजे से सूर्योदय और 48 मिनट तक त्याग कर लिया, उतना सफिशिएंट था, बट रात को भी त्याग होता है। तो कुछ-कुछ व्रत थोड़े टफ होते हैं, बट हम फिर भी काफ़ी कुछ व्रत करते हैं। आप लोगों में से उपवास आदि तो बहुत से करते ही होंगे। तो व्रती होना भी बहुत मुश्किल नहीं है, हम ईज़िली व्रत कर सकते हैं। बट थोड़ा-सा एक टास्क यहाँ डिफिकल्ट ये बन जाता है कि वी मस्ट बी 12 व्रती। श्रावक बनने के लिए तो व्रती होना काफ़ी है, लेकिन प्रतिक्रमण के लिए एलिजिबल होने के लिए हमें 12 व्रती होना ज़रूरी है। 12 व्रत क्या होते हैं? साधु जो होते हैं ना, उनके 5 महाव्रत होते हैं और श्रावकों के लिए 12। साधुओं के लिए सिंपल टास्क है, खाली 5 ही दिए उनको। इसलिए बेटर तो यही है कि हम दीक्षा ही ले लें। ज़्यादा मेहनत नहीं रहेगी, बहुत ईज़ी काम हो जाएगा, 5 ही महाव्रत पालन करने हैं। बट श्रावक बनने के लिए तो 12 व्रतों को पालन करना पड़ता है। तो थोड़ा-सा टफ है श्रावक बनना। और 12 व्रती मोस्टली मुझे लगता है यहाँ उपस्थित आई थिंक 250 से ज़्यादा अभी संभागी है, उनमें से बहुत कम ही 12 व्रती होंगे। बट इतना आसान टास्क है ना ये, व्रत लेना बहुत सम्यक दृष्टि बनना जितना मुश्किल है, उतना ही आसान व्रती बनना है। व्रत लेना तो बहुत सिंपल होता है। और ये जो 12 व्रत है ना, इसके लिए ऐसे आपने अगर कहीं देखी हो तो एक बुक आती है 12 व्रतों की, बहुत सारे उसमें संकल्प होते हैं। हर व्रत के अंडर में 12 व्रतों की जो 12 कैटेगरीज़ है, हर कैटेगरी में बहुत सारे संकल्प होते हैं। मेबी किसी में तो 50, 60, 70, 80 एक-एक व्रत में संकल्प हो जाते हैं। अब इतने संकल्प को कब पढ़ेंगे, कब लेंगे, कैसे याद रखेंगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो फिर क्या करें? अगेन एक शॉर्टकट। देखो आज शॉर्टकट का ज़माना है। आजकल है ना, अगर 1 घंटे के लेक्चर्स होते हैं, 2 घंटे के लेक्चर्स होते हैं, यूट्यूब वीडियोज़ कोई सुनता नहीं है, इतना किसी के पास समय नहीं है। लेकिन 30 सेकंड्स के जो शॉर्ट्स होते हैं ना, उसको सुनने के लिए हम 2 घंटे निकाल सकते हैं। 2 घंटे तक कंटिन्यू एक के बाद एक चलते रहते हैं। तो थोड़ा शॉर्टकट का ज़माना है, तो हम 12 व्रत का भी एक बहुत अच्छा शॉर्टकट निकालते हैं। 12 प्रकार के जो व्रत होते हैं, अहिंसा, सत्य, ये सारे मैंने अभी नामोल्लेख नहीं करूँगा, बट आपको ध्यान में ही है। उन सब में से एक-एक व्रत हमें लेना है मिनिमम। बहुत आसान हो जाएगा, केवल 12 व्रत लेने हैं। जैसे मान लीजिए सामायिक 9वाँ व्रत है सामायिक, तो हम इतना व्रत ले लें कि मैं वर्ष में 1 सामायिक करूँ। कितना आसान है, 1 सामायिक तो कोई भी कर सकते हैं, पूरे साल भर में 1 सामायिक, बहुत ईज़ी हो गया। इसी तरह से जब पोषद व्रत आता है 11वाँ व्रत, वो थोड़ा-सा टफ होता है। उसमें अगर इतना भी कर लें हम कि वर्ष में 1 पोषद, भले 4 प्रहर का कर लें रात्रिकालीन, तो भी अपना व्रत पूरा हो जाता है। और 12वाँ व्रत में तो कुछ भी नहीं है। साधुओं को व्रत निभ जाना, हमारी तो इतनी भावना रहती है कि कब महाराज पधारे और कब हम व्रत निभ जाएँ। तो ऐसे छोटे-छोटे व्रत जो वर्ष में केवल 1 बार हम कर लें मिनिमम, उतना भी अगर हम ले लें, तो हम 12 व्रती बन सकते हैं। तो कल के सेशन में हम थोड़ा-सा 12 व्रत पर एक मतलब स्मॉल एनालिसिस करेंगे और मैं अपनी तरफ से आपको एक शॉर्टकट में 12 व्रत का एक सजेशन दूँगा कि एटलीस्ट आप हर व्रत में से एक-एक नियम इतना ले लीजिए, तो आप 12 व्रती बन जाएँगे। और 12 व्रती बनने का इतना बड़ा एडवांटेज है कि फिर आप प्रतिक्रमण करने के लिए एलिजिबल हो जाएँगे। फिर आपको कोई रोक नहीं सकता, मतलब आप ऑफिशियली अलाउड होंगे। एक तो क्या होता है ना कि जैसे कोई काम के लिए हम जाते हैं, हम अलाउड नहीं होते। जैसे अभी ड्राइविंग करनी है, 18 इयर्स के बाद में आपको लाइसेंस मिलता है। उसके बाद आप ड्राइव करते तो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ आराम से कर सकते हैं। बट अब मान लीजिए कोई 16-17 साल में भी सीख तो गए हैं, तो थोड़ा डर के सीख चलानी पड़ती है क्योंकि लाइसेंस हाथ में नहीं आया है। तो 12 व्रती बनने से और सम्यक्त्व आ जाने से हम फिर ऑफिशियली प्रतिक्रमण कर पाएँगे। तो ये एक हमारा एक अलग कॉन्फिडेंस होगा, हमें एक तरह से लाइसेंस मिल जाएगा प्रतिक्रमण करने का। और एक बात समझ लीजिए, विदाउट हैविंग 12 व्रत एंड विदाउट हैविंग सम्यक्त्व, अगर कोई प्रतिक्रमण करता भी है ना, तो उसका कोई खास महत्व नहीं है। वो केवल एक फॉर्मेलिटी है। कैसे फॉर्मेलिटी है? जाकर बैठ गए, हमने रीडिंग कर ली, रीडिंग किया, उसका स्वाध्याय का फल तो मिल जाएगा। और उसके दौरान हम बीच-बीच में ध्यान भी करते हैं, कायस्वर्ग भी करते हैं, तो उस कायस्वर्ग से भी कुछ निर्जरा हो जाएगी। इवन जब छठा प्रत्याख्यान आवश्यक होता है ना, तो वहाँ हम कुछ त्याग प्रत्याख्यान करेंगे ना, तो उसका भी फल मिल जाएगा। बट फिर भी जो प्रतिक्रमण का मूल फल है ना, वो नहीं मिल पाता है। उसका मूल पर्पज़ ही सर्व नहीं होता है। फिर तो आप सिंपल कोई बुक रीडिंग कर लो, उसमें भी वही निर्जरा हो जाएगी। तो अगर हमें प्रतिक्रमण सही ढंग से करना है, तो ये 2 चीज़ें अवश्य करनी होगी। तो
कल हम 12 व्रत पर कुछ फोकस करेंगे और बहुत एक सिंपल तरीके से हम करेंगे। और एक बहुत बड़ा एडवांटेज और बताता हूँ मैं, आपने उत्कर्ष के बारे में सुना होगा। अभी एक मुंबई सभा का उपक्रम उत्कर्ष के नाम से चल रहा है, और उस उत्कर्ष में क्या होगा कि 9 तरह के अलग-अलग आयाम हैं। जैसे अणुव्रत जीवन विज्ञान हरित उत्कर्ष में है, फिर एक भिक्षु विचार दर्शन पुस्तक है बैंगनी उत्कर्ष में, गुलाबी उत्कर्ष में जैन सिद्धांत दीपिका एक पुस्तक है। उनके एग्जाम्स होंगे, एग्जाम्स क्लियर करने हैं हमें, और हमें उसकी योग्यता मिल जाएगी, एलिजिबिलिटी मिल जाएगी। ऐसे 6 और भी उत्कर्ष है जिसमें ज्ञानशाला, देन उपासक, 12 व्रत भी उसमें से एक है। तो अगर आप 12 व्रती बनते हैं ना, तो यू विल बी एलिजिबल फॉर दैट उत्कर्ष। उसमें कोई एग्जाम भी नहीं देना, केवल आपको कहना, यू जस्ट हैव टू सेल्फ डिक्लेयर। आपको एक डिक्लेरेशन देनी है कि भाई मैं 12 व्रती हूँ, मैंने 12 व्रत स्वीकार किए हुए, दैट्स इट, एंड यू विल एलिजिबल फॉर दैट उत्कर्ष। और वंस यू आर एलिजिबल, तो फिर आपको एक बैज मिलेगा, उसपे आपका नाम प्रिंट होगा, उसमें उत्कर्ष का लोगो रहेगा, और नीचे वो सारे कलर्स रहेंगे जिनमें आपने एलिजिबिलिटी हासिल की है। तो ये भी एक आपका एडिशनल एडवांटेज हो जाएगा। तो कल हम पहले प्रयास यही करते हैं कि हम पहले 12 व्रती बन जाते हैं। कल के सेशन में हम कुछ समय 12 व्रत के लिए देंगे, और बहुत शॉर्ट में 10 मिनट में हम पूरा कंप्लीट भी कर देंगे। आप थोड़ा-सा बस प्रिपेयर होके आइए। अगर आपकी इच्छा हो तो आप कल के कल ही 12 व्रती बन जाइए, एंड अपना डिक्लेरेशन भेज के उत्कर्ष के लिए भी एलिजिबिलिटी ले सकते हैं। अब ऑलरेडी समय हो रहा है, तो मैं जिज्ञासाओं को पहले आमंत्रित करता हूँ। अगर किसी के कोई क्वेरीज हो, प्रश्न हो, तो हैंड रेज करें, और फिर आपको एडमिन जब अनम्यूट करेंगे तब आप अपनी बात रखिए, एंड विल ट्राई कि जो बचे हुए 4-5 मिनट का समय है, इसमें हम जिज्ञासा समाधान को आगे बढ़ा सकें। अगर किसी का कोई भी प्रश्न हो, आज जो भी बातें मैंने बताई हैं कि प्रतिक्रमण की एलिजिबिलिटी के बारे में, श्रावक प्रतिक्रमण, साधु का प्रतिक्रमण, या कंट्रोल जेड से रिलेटेड कोई भी बात हो, कोई भी प्रश्न हो, तो आप हैंड रेज करिए एंड आस्क द क्वेश्चन। Yes, Vimla आंटी जी। हाँ जय जिनेन्द्र भाई साहब। जय मेरा जिनेन्द्र। हाँ जी, मेरा ये सवाल था कि मतलब अगर हमने ना नवकाशी का प्रत्याख्यान किया है तो रात को भी 24 को करना है, जरूरी रहता है? हाँ, रूल तो यही है। अगर आप नवकारसी करते हैं तो जैसे एक दिन के लिए नवकारसी करेंगे, तो डे 1 में आपको पहले तो 12 बजे से लेके नवकारसी तक तो चौविहार रखना ही है, लेकिन उस दिन रात को भी आपके सोगन होने चाहिए। एटलीस्ट तीविहार रखना तो कंपलसरी है, चौविहार आवश्यक नहीं है, बट तीविहार रात्रि भोजन के त्याग होते हैं। तो जब कभी आप 10 प्रत्याख्यान करें, तो जिस दिन नवकारसी होती है ना, उस दिन मतलब मॉर्निंग में नवकारसी आपने कर ली, तो उस दिन रात को भी आपको त्याग रखने चाहिए। अच्छा, 10 प्रत्याख्यान में, और बाकी अगर से डेली मतलब हम मतलब है ना जो करते हैं उसके लिए भी है ना ये रूल है क्या? नियम तो यही है, बट अब सब लोग रात्रि भोजन के त्याग नहीं कर पाते हैं, तो ठीक है, ये भी एक शॉर्टकट है कि चलो जितना किया उतना अच्छा। ओके भाई साहब, धन्यवाद सर, आभार आपका बहुत बहुत। Anyone else with the doubt? हाँ, yes, अंजू भाभी जी बोलिए ना। अनम्यूट हो जाए, आप म्यूट हो, अनम्यूट हो जाओ पहले। मैं ऐसा पूछ रही थी कि जैसे उन्होंने पूछा था कि नवकारसी के लिए, तो मैं ये पूछ रही थी कि मतलब जिस दिन नवकारसी की है, मतलब सोगन लिया है, उसी दिन रात को सोगन करना है वापस? जैसे मान लीजिए आपने 11 अगस्त को नवकारसी आपको करनी है, तो 10 अगस्त की रात को 12 बजे से लेकर के मॉर्निंग में और उसके बाद 48 मिनट तक उतने टाइम तो आपको चौविहार रखना ही है। दैट इज पार्ट ऑफ नवकारसी। हाँ, अब हाँ। अब ये 10 प्रत्याख्यान में जितने भी प्रत्याख्यान है, उन सब में रात्रि भोजन के त्याग होना कंपलसरी होता है। तो अभी उसी दिन रात को, अगेन 11 अगस्त की रात, मतलब 11 को जब सनसेट हो जाएगा, उसके बाद से लेकर के 12 अगस्त को सूर्योदय तक उतने समय आपको तीविहार त्याग रखने होते हैं। अच्छा, तो नवकारसी होगी, बाकी नहीं, बाकी कंप्लीट नहीं होगी? हाँ, मतलब ऐसे नियम के अनुसार तो वैसे ही होती है, बट अब आप आपकी धारणा के अनुसार आप बोलो भी मैं तो रात के सोगन तो नहीं कर सकती हूँ, 48 मिनट का है, मैं तो उतना ही करना है, तो फिर वो आपकी मर्जी है। वैसा मतलब क्या होता है ना, जितना आप घी डालोगे ना, उतना उसमें टेस्ट आ जाएगा, या जितना शक्कर डालेंगे उतना मीठा हो जाता है। उस तरह की बात होती है धर्म के मामले में। इतने श्रावकों सालों के में लिए बहुत पहली ईज़ी बार टास्क है मालूम कि पड़ा है, पहली बार मालूम पड़ा है कि नवकारसी। हम लोग तो बस यही सोचते थे कि रात को मतलब करनी है, तो बस रात को ऐसे किया तो हो गया नवकारसी। इसके लिए जी, नियम ध्यान में होना ज़रूरी है, बाकी ठीक है, जितना कर पाएँ उतना अच्छा है।
तो आई थिंक अभी कोई जिज्ञासा नहीं है और टाइम भी हो गया है, तो बस मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, कल के लिए आप थोड़ा सा एक पहले से प्री प्लानिंग कर लें। हर एरिया में से एक एक व्यक्ति को आप अनम्यूट रखेंगे और हम उनसे डायरेक्टली इंटरेक्टिव सेशन करेंगे। बाकी सबको इंटरेक्शन में समाहित करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आई थिंक आज के लिए वैसे समय तो हो गया, बट एक जिज्ञासा हैंडरेज हुई तो हम ले लेते हैं। बट कल से ध्यान रखें, आप जो भी जिज्ञासा है वो 10:25 पे शार्प आप अपना हैंडरेज कर दें एक साथ ही, तो फिर 1 बाय 1 जल्दी जल्दी हम सबका समाधान करने का ट्राई कर सकते हैं। तो आज एक जिज्ञासा आखिरी माही जैन एरोली से ले लेते हैं, बट कल से अब और कोई जिज्ञासा रही तो पहले से जो हैंडरेज होंगे उनको ही हम कंसिडर कर पाएंगे। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं ये बोल रही थी कि जैसे नवकारसी में अगर हमने बोला कि अगर रात की हमें गोली लेनी है, तो अगर हम बोले कि एक गोली और या फिर दूध का लेके आगार है, तो वैसा चलता है या नहीं लेना चाहिए? देखिए, अगर आपने आगार किया ना तो वो सागारी नवकारसी हो जाएगी, मतलब वो कंप्लीट नवकारसी नहीं हुई है, उसमें आपने कुछ छूट रख ली है। बट है ना, इसमें एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। ये बात मैं कल के सेशन में भी थोड़ा सा बताऊंगा कि जब हम कोई नियम लेते हैं और वो भंग हो जाता है, अब वो भंग जानबूझ के भी हो सकता है, अनजाने में भी हो सकता है। बीमार हो गए, जानबूझ के दवाई ली तो भी ओके है, और अनजाने में कोई चीज खाने में आ गई तो भी ओके है। उन वैसी गलतियों के लिए ही प्रतिक्रमण का विधान है। तो हम प्रतिक्रमण करके फिर से प्योरीफाई हो सकते हैं, बट कोशिश करनी चाहिए कि अवॉइड करें। बट अगर इमरजेंसी हो तो हम कर सकते हैं, बट करेंगे वो दोष का सेवन है, और दोष का सेवन हो जाता है तो फिर उसके लिए प्रायश्चित होता है या प्रतिक्रमण होता है। अच्छा, ठीक है। तो मैं अपनी बात को यही विराम देते हुए सबसे जय जिनेंद्र, ओम अरहम।